I have personally noticed that students lose marks in extract based questions in board examination. So I am trying to make it easy. Let us see what I'm able to do. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. आपने सही पकड़ा, ये पोएम है My Mother at 66. कमला दास जी अपनी माँ के साथ कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही है और वो नजदीक से देखती है, अचानक से वो नोटिस करती हैं डोज ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है, हर फेस एशियन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है बिल्कुल लाइफलेस हो चुका है, और वो कंपेयर करती है उनको डेड बॉडी से एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको दर्द होता है यह सोच करके कि अब हम सेपरेट हो जाएंगे, आई विल लूज माई मदर, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, जाने का टाइम हो रहा है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तुरंत दिमाग बदलने की कोशिश करती हैं एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कार के बाहर देखती हैं ताकि वो दिमाग बदले, वहां क्या नजर आता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज दूसरी डायरेक्शन में दौड़ रही होती है, तो ये एक्चुअली में कार के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उनको लगता है कि ट्रीज आर रनिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो चिल्ड्रेन है वो क्या हो रहा होता है, वो अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं, मेरी चिल्ड्रेन spilling means running out of their home. Now see the question. Choose the option that displays the same poetic devices. अब poetic devices अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ आपको लगता है कि as old as she, ये क्या है, सिमली है, और ये है Asian like that of a corpse, ये भी सिमली है. Whenever you have comparison with as like so, that is called सिमली. अगर कंसेक्यूटिव लाइन में अलिट्रेशन हो तो टीटी अलिट्रेशन हो रहा है, तो ये भी अलिट्रेशन है और ये आपका सिमली है, ठीक है. ट्रीज प्रिंटिंग, यहाँ आपका इमेजरी का भी यूज हुआ है. लेट अस सी क्या क्या आ रहा है. अगर हम अलिट्रेशन लेते हैं तो स्वेइंग सॉफ्टली पीटर पैटर दोनों हो जाएगा, तो अलिट्रेशन हम ले ही नहीं सकते. डिफनिंग साइलेंस, डिफनिंग साइलेंस, ये अपोजिट वाला केस आ रहा है, ऐसा भी नहीं था. एज वाइट एज स्नो, तो ये हो सकता है बिकॉज दिस इज सिमली, यही मैच कर रहा है, तो दिस ओनली वी विल गो. सी अलिट्रेशन वहां भी था, अलिट्रेशन यहां भी है, तो ये अगर ये होगा तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकता है. दैट्स व्हाई वी विल जस्ट गो फॉर डी ऑप्शन. व्हाट डज द फ्रेज रियलाइज विद पेन इंडिकेट, ये फ्रेज क्या इंडिकेट करता है यहाँ, तो पेन, क्यों पेन हो रहा है उनको, तो मम्मी के जाने का दर्द हो रहा है उनको, ये लग रहा है कि मम्मी अब चली जाएगी, है ना, तो ये उनको बहुत दर्द हो रहा है बिछड़ने का, सेपरेट होने का, उनको चले जाने का दर्द हो रहा है. तो गिल्ट, दोस्त तो ऐसा है ही नहीं. वुंडेड, रेवलेशन, क्या वो जख्मी हुई, नो, रेवलेशन का मतलब क्या कुछ सीक्रेट ओपन हो गया, ऑफ कोर्स नॉट. एंग्विश विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज इट ऑल्सो शोज एक्सट्रीम पेन, उनको दर्द हो रहा है कि अब मम्मी बहुत ओल्ड हो चुकी है, कभी भी वो जा सकते हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एज, कैसे डिस्क्राइब करती है उनको, वाइज, क्विक, स्ट्रॉन्ग, तो बिल्कुल ही नहीं, ओल्ड और वीक, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ. नाउ आंसर इन वन वर्ड. ऑन सीइंग हर मदर डोजिंग ओपन माउथ द पोएट फेल्ट, क्या उनको लगता है, उनको यही लगता है कि नाउ माई मदर माइट डाई एंड शी वुड लूज हर, तो शी वॉज ग्रीव्ड, उनको बड़ा दुख होता है उनका जाने का, ये सोच करके दर्द होता है. द मेरी चिल्ड्रन सिंबलाइज ऑल ऑफ हर फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब मेरी चिल्ड्रन को मेरी चिल्ड्रन क्या क्या सिंबलाइज करते हैं, एक को छोड़कर. फ्रीडम एनर्जी बिल्कुल सही है, प्लेफुलनेस एंड चेयरफुलनेस बिल्कुल सही है, विगर एंड हेल्थ ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर रनिंग. मेच्योरिटी, या बच्चों में मेच्योरिटी की कमी होती है, दैट इज ओनली मिसिंग, सो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट, क्या टाइटल बिल्कुल सुटेबल हो सकता है, तो जरा सोच कर देखिए, क्या वो अपने ब्यूटीफुल मदर के बारे में बात कर रही थी, नो. क्या वो ट्रिप टू कोचिंग के बारे में बात हो रही थी, बिल्कुल नहीं. क्या मेरी थॉट्स के बारे में बात, नहीं. क्या बचा, स्प्रिंग एंड विंटर. वैसे भी मम्मी के डेथ की बात हो रही है, और विंटर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सिंबलाइजिंग death. So the correct title or the apt title will be the first one, that is spring and winter. Okay, let's move to the second one. I think you might have understood this. In front at the edge of the road where the traffic is sped, a roadside stand too pathetically pled. अभी ये कौन सा poem है, a roadside stand. तो रोड साइड के किनारे दुकान लगा करके बैठे होते हैं और शहर के लोगों का वेट करते रहते हैं, ठीक है ना. जनरली कहाँ, जब हम लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं तो पहाड़ों में ऐसा देखने को मिलता है. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश, वो बेचारे वेट करते हैं कि लोग आएंगे तो कुछ खरीदेंगे. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश
ये इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा नहीं है कि वो डोल ऑफ ब्रेड मतलब वो डोनेशन उनको चाहिए कि वहां बैठे हैं कोई उनको भीख दे दे, डोनेशन दे दे, चैरिटी कर दे, ऐसा उनको नहीं चाहिए। बट फॉर सम मनी द कैश व्हिच फ्लो सपोर्ट्स, कुछ पैसे चाहिए ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए। द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड द पॉलिश ट्रैफिक, शहर के लोग वहां जाते हैं विद अ माइंड अहेड, वो अपनी ही धुन में चलते चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, कभी पल भर के लिए अगर रुकते भी है किनारे में, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्या करते हैं, हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, कंप्लेन करते हैं वो लोग कि अपने आर्टलेस पेंट से आपने लैंडस्केप को क्या किया, वहां के सीनरी को आपने बिगाड़ दी। और साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग, बेचारे वो जो साइन बोर्ड लगाते हैं उनको समझ तो आता नहीं है, एन को उल्टा लिख दिया, एस को उल्टा लिख दिया, तो इसके अपने गलत आर्टलेस पेंट से लैंडस्केप को, वहां के सीनरी को खराब कर दिया। ऐसा सिटी के लोग सोचते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट? क्या टोन है उनका? ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको ना दया आती है उन लोगों पर कि लोग, और वहां के लोग इंतजार करते हैं शहर के लोगों का कि वो जाएंगे, कुछ पैसा देंगे, कुछ खरीदेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हीं पर ब्लेम लगाकर चल देते हैं कि भाई इन्होंने सीनरी को बिगाड़ दिया अपने आर्टलेस पेंट से। तो क्या होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, व्हाट हार्म हैज बीन कॉज्ड बाय द आर्टलेस पेंट? आर्टलेस पेंट से क्या नुकसान हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ ये नुकसान हुआ है कि लैंड, क्या नुकसान हुआ, अच्छा आई ऑलरेडी डिस्कस यू नो कि आर्टलेस पेंट से लैंडस्केप मार्ड हो गया, मतलब लैंडस्केप हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उनकी ब्यूटी खराब हो गई है। द सिटी इज कंपेयर टू अ फ्लावर, ये सिटी को फ्लावर से कंपेयर किया गया है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, द रोड साइड स्टैंड इज एट द, अब ये क्या है, द रोड साइड स्टैंड कहाँ है, तो एट द एज ऑफ द रोड है, तो बिल्कुल इजी है। What type of expectations do the stand owners have from the city dwellers who come there? क्या expectations होती है रोड स्टैंड के ओनर्स की? उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है कि उनको चैरिटी मिल जाए, उनको डोल ऑफ ब्रेड, आई मीन उनको डोनेशन मिल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको ये चाहिए कि लोग खरीदे, दे शुड परचेज देयर प्रोड्यूस, जो भी उनके पास उसको खरीदे, एंड दिस वे दे वुड गेट सम कैश एंड दिस वे इट विल हेल्प देम सर्वाइव। ठीक है। नाउ डोनेट का कंट्रीब्यूट, एनालॉजी में ध्यान रखना है कि वो सिनोनिम जा रहा है कि एंटोनिम जा रहा है, किस सीक्वेंस में है। तो डोनेट का कंट्रीब्यूट, तो डाइंग का क्या होना चाहिए, डिक्लाइनिंग हो सकता है, या उस वर्ड उसमें क्या यूज हुआ था, विदरिंग भी हो सकता है, तो वी कैन आल्सो राइट हियर विदरिंग, राइट। नाउ सी द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन, ये किससे लिया गया, माय मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जिट कलासा के बारे में, द फर्स्ट पार्ट था। फॉर द स्नो टिल स्टिल कवर्ड of the ground and the trees were bare, a large bell, क्या होता है कि फर्स्ट डे वो जाती है स्कूल में और फर्स्ट डे उनका होता है बोर्डिंग स्कूल में, तो वहां लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, कैंटीन जा रही होती है, आई मीन मेस में जा रही होती है, लार्ज बेल रैंग, बड़ा सा बेल बजता है, इट्स लॉर्ड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, बहुत ही कर्कश होता है, द अनोइंग क्लैटर ऑफ द शूज, और वहां अनोइंग क्लैटर साउंड होता है शूज के, वो इतनी अनोइंग साउंड होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ऑन बेयर फ्लोर्स गिव नो पीस, तो वहां बिल्कुल पीस खत्म हो जाती है। द कांस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस विद एन अंडरकरेंट ऑफ मेनी वॉइसेस, और बहुत सारे ऐसे अननोन टंग में बात कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो उनको नहीं पता है। मेड अ बेडलम विद इन विच आई वाज सिक्योरली टाइड, और वहां बेडलम बनाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पागलों की टोली वहां पे चल रही होती है, क्लैटरिंग साउंड है, ऐसी भाषा लोग बोल रहे हैं कि जो उनको समझ में नहीं आ रहा, अजीब ही से लग रहा है, लग रहा है कि पागलों के बीच हम आ गए हैं। टू विच ट्राइब डज जिटकला सॉ बिलोंग टू? अगर आप एनसीईआरटी बुक आप पढ़े हो तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इट इज मेंशन देयर दैट शी एक्चुअली बिलोंग टू अमेरिकन ट्राइब, अमेरिकन वॉरियर ट्राइब। Okay. Now, so murmuring an unknown tongue indicates, क्या इंडिकेट करता है उनका murmuring tongue? ये इंडिकेट करता है कि unknown tongue क्या इंडिकेट करता है कि वो उस भाषा से परिचित नहीं है, परिचित नहीं मतलब disfamiliarity. All right. Now, complete the sentence appropriately with reference to the extract. Zit Colosaur recalls her first day of the school in the land of apple, जो कि स्टार्टिंग लाइन था। आप जब भी एक्सट्रैक्ट देखें ना तो उसको बार बार रीड करें, दिस वे यू विल रियली गेट द आंसर। नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिटिल मीनिंग ऑफ बेडलम। बेडलम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने बताया था ना कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे पागलों के बीच आ गई है, जो क्लैटरिंग साउंड बहुत था, ठीक है, और अननोन लैंग्वेज में लोग बात कर रहे थे, तो इट विल बी मैड हाउस, नॉट अ स्कूल, पीस और प्रिजन,
right? Then after, but at this moment, the door opened and she looked out. A dark blue woven hurry over her kimono. He had met. He का मतलब यहाँ है सदाव से और हना. Of course, this is the story I think the enemy. हना in America. तो सदाव और हना दोनों अमेरिका मिले थे, but he had waited to fall in love. Just imagine, he had waited to fall in love with her until he was sure. जब तक कि उनको ये नहीं पता चल गया कि she was Japanese, तब तक वो बेचारे he did not fall in love. His father would never have received her, क्योंकि उनके पापा उनको एक्सेप्ट ही नहीं किए होते unless she had been pure in her race. ठीक है, ये क्या शो करता है कि वो अपने पापा कितने ओबीडियंट सन थे. करेक्ट. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली. तो हना वाज अटायर्ड इन, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, अटायर्ड इन a dark blue woven hurry over her kimono. Correct. Now with reference to the above, how will you describe Dr. Sadao as a son? As a son, तो he was very obedient. ऑप्शन में भी दिख रहा है. What is this moment all about? क्या मोमेंट है ये? अब ऐसा मोमेंट जिसमें उनको लग रहा है कि भाई शादी करनी है, लेकिन यही पता नहीं चल रहा है कि उनका रेस कैसा है, प्योर है, इम्प्योर है, या दूसरी कास्ट का है, दूसरी कम्युनिटी का है. तो इट मीन्स देयर इज इमोशनल टर्मोइल. वो इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है. तो इमोशनल टर्मोइल, ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद, एजिटेशन, ऑल दीज विल नॉट बी वेरी सुटेबल. सो इमोशनल टर्मोइल विल बी द राइट वन. नाउ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, what can you infer about Dr. Sadao and Hannah's relation? अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों के रिलेशनशिप को क्या, उससे क्या पता चलता? What do you infer? तो ये कि their relationship depended on mutual trust and cultural customs and their cultural values, better to say. ठीक है, cultural values एक ये की पॉइंट हुआ, और दूसरा म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि जब तक ये ना क्लियर हो दे वुड नॉट इवन मैरी, है ना. सो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड cultural values, right? Now poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. मतलब ये कौन से चैप्टर की बात हो रही है? The last lesson. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry. They were sorry too that they had not gone to school more. उनको भी बड़ा दुख हो रहा था कि वो लोग स्कूल नहीं गए थे. कौन लोग पीछे आगे बैठे थे? विलेजर्स. It was their way of thanking our master. वो थैंक करने के लिए आए थे for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country, और अपने कंट्री को भी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे. That was theirs no more, जो कि अब उनका नहीं रह गया था. मीनिंग एक्चुअली द कंट्री वॉज डिफीटेड. बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब वहां फ्रेंच की पढ़ाई नहीं की जाएगी. इट मीन्स ऑल्सेस एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट था वो बर्लिन के कंट्रोल में आ गया था, जर्मनी कंट्रोल में आ गया था. सो नाउ सी द क्वेश्चन. Select the suitable word from the extract to complete the following analogy. Again, the same sequence we will see. Honor, respect, synonyms है. तो regretful का क्या होगा? यहाँ पे है ना sorry. तो बिल्कुल sorry will be suitable here. Based on the above extract, choose the statement that is false for the villagers. आखिर villagers के लिए false क्या होगा? They had gathered to bid farewell to Imhal. बिल्कुल हुए थे. Correct है ये. They expressed their gratitude towards Imhal. बिल्कुल सही है. वो लोग उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे. दे रिग्रेट नॉट लर्निंग देयर मदर टंग सीरियसली. उनको अफसोस भी हो रहा है कि हमने मदर टंग को अच्छे से नहीं लिया, नहीं सीखा. दे वर मोर विलिंग टू वेलकम अ रिप्लेसमेंट फॉर. बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है. वो रिप्लेसमेंट नहीं चाह रहे थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे. तो दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. करेक्ट. व्हाई डज द नरेटर रेफर टू इमहैमुल एज अ पुअर मैन? क्यों नरेटर को पुअर मैन वो लगते, क्यों बेचारे से लगते हैं? क्योंकि ही फील्स सॉरी फॉर इमहैमुल एज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन. क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, लास्ट क्लास वो बेचारे लेने जा रहे थे. जस्ट इमेजिन, ही हैड बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 years, बट नाउ ही वाज गोइंग टू टेक द लास्ट lesson, last lecture he was going to take. Which of the following idioms might describe the villagers' act of attending the last lesson most accurately? Most accurately क्या अटेंड करेगा? अभी आया था ना कि विलेजर्स भी ये फील कर रहे थे कि वो टाइम नहीं दिए, स्कूल गए ही नहीं, और अब जब आए हैं तो बहुत लेट हो गया है. तो टू गुड टू मिस बिल्कुल नहीं. इसमें स्टूड क्या कर रहा है? सुटेबल आ रहा है. टू लिटिल, टू लेट, और बाकी कोई भी उसमें सुटेबल नहीं है. टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रेड, ऑफ कोर्स नॉट. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. Now rationalize to support the given opinion. Besides Imhämull, there was one thing more that brought the old men of the village there.
ओल्ड में आई मीन विलेजेस वहां गए किसके लिए थे? इमहैमल के लिए गए थे, बिल्कुल पक्की बात है। वो लोग गए थे उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। अलोंग विद दैट दे ऑल्सो वेंट देयर टू शो रिस्पेक्ट द कंट्री एंड देयर मदर टंग। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए गए थे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद एन appropriate explanation as per the extract. Imhamel was wearing his best dress in the honor of लास्ट लेसन। लास्ट लेसन उनको लेना था, लास्ट क्लास उनको लेनी थी, इसी के सम्मान में उन्होंने बेस्ट ड्रेस पहना था। यूजुअली दैट ड्रेस ही यूज्ड टू वेयर, कब पहनते थे बताओगे कमेंट बॉक्स में, राइट। नाउ व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, किससे है ये? लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया, जिसको लिखा है अनीश जंग ने। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। My mother did not bring them down from the shelf. क्या होता है कि अनीस जंग घूम रही होती है, याद होगा उसमें जो बच्चा है उसका नाम है सॉरी साहिब आलम, जिनके नाम में ही आयरनी है, साहिब आलम। तो उस दिन वो 3 बच्चे होते हैं, उनसे पूछ देती है कि भाई आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। एक से पूछा, ठीक है, तो माई मदर डिड नॉट, उन्होंने क्या बोला कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ से नीचे तो लाती नहीं, वो शेल्फ पर रखा हुआ है। ही आंसर्स सिंपली Even if she did, he will throw them off at another. दूसरा बॉय बोलता है कि अगर नीचे उतार भी देगी तब भी वो फेंक देगा। Who is wearing shoes? और दूसरा बच्चा जो है शूज पहने हुए हैं that do not match. कैसा शूज पहने हुए? जो एक दूसरे में मैच नहीं बैठ रहा है। I mean both are of different size. When I comment on it, और जब आई मिस अनीश जंग जब उस पर कॉमेंट करती है कि यार ये तो अलग अलग साइज का लग रहा है, he shuffles his feet. Shuffles his feet का मतलब वो अपने पैर को छिपा लेता है। He hides his feet and says nothing. क्यों छिपाता है? क्योंकि उनको शूज नहीं दिखाना था। Out of embarrassment he hides. I want shoes. तीसरा बच्चा बोलता है, देखो पहला क्या बोल रहा है कि मम्मी ने शेल्फ पे रख दिया है चप्पल्स को, वो तो निकालती नहीं नीचे। दूसरा बोल रहा है कि अगर निकालेंगे तब भी नहीं पहनेगा, फेंक देगा ये। जो दूसरा बोल रहा है वो शूज पहने हुए हैं। एंड ही शफल्स, वो अपने पैर को पीछे छिपाता है। क्यों अपने पीछे इसलिए करता है? बिकॉज ही एक्चुअली वांट्स टू हाइड हिज शूज, क्योंकि दोनों अलग अलग साइज के हैं। तीसरा बोलता है आई वांट शूज, आई वांट शूज, says a third boy who has never owned a pair all of his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. अब ये बताती है कि अक्सर उनको घूमने की हैबिट है, तो कई जगह घूमी है, और वो ये बताती है I have seen children walking barefoot. मैंने देखा है उनको barefoot चलते हुए, बिना शूज के चलते हुए मैंने देखा है। In cities, cities में on village roads, cities में भी देखा और village roads पर भी देखा है। तो it is not lack of money but a tradition to stay barefoot. अब देखो उस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। It is just an excuse कि उनके पास बहुत गरीबी है, परपेचुअल पॉवर्टी है, लेकिन उसको किस तरह से बता रही है? बट a tradition to stay barefoot. ये तो ट्रेडिशन ही लोग इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि उनका ट्रेडिशन मानो। इज वन एक्सप्लेनेशन, लोगों का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि एक ट्रेडिशन है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको छिपाने के लिए लोग इस तरह से बोल देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ट्रेडिशन से कि ये वहां का ट्रेडिशन है, लोग चप्पल नहीं पहनते। लेकिन एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है? दैट देयर इज परपेचुअल मतलब यस prevalent poverty. Why was the one not wearing chappals? Because he had none, because one of them was broken, because his father had asked him not to wear, because his mother, यही होगा ना, क्योंकि मम्मी ने उसको शेल्फ पर रख दिया है और उससे नीचे लाए नहीं। Because his mother did not bring them down from the shelf. नीचे नहीं लाया तो नहीं पहना। And for the reason behind the given action of the boy, he shuffles his feet and says nothing. क्यों वो shuffle करता है? वो क्यों पीछे करता है पैर को? To hide his shoes out of embarrassment, क्योंकि दोनों अलग अलग साइज के थे। ठीक है? What is the author's excuse to explain away their constant state of poverty? क्या है एक्सक्यूज उनको बताने का? भी बताया था ना हमने कि कॉलिंग देम हैबिचुअल अनहाइजीनिक, नो, टू टर्म वॉकिंग बेयरफुट एज अ ट्रेडिशन, बिल्कुल, टू टर्म वॉकिंग बेयरफुट एज अ ट्रेडिशन, उसको ट्रेडिशन से कनेक्ट कर दिया। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स
एंटोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट क्या है भैया? इट वॉज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन देयर ट्रांजिटरी पॉवर्टी। ट्रांजिटरी पॉवर्टी इसको अभी करना है कि इसमें एंटोनिम लिखना है। तो भैया था ना, पॉवर्टी के लिए आया था परपेचुअल, तो यहां पे लिख देंगे परपेचुअल, ठीक है। वैसे परमानेंट भी हो सकता है, बट परपेचुअल इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन देयर इन द एक्सट्रैक्ट। Try to use the word which is used in the extract or which is used in the NCERT book. बहुत ज्यादा हाई फाई वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है. What is already mentioned, try to write the same, try to utilize the same word there in the answers. On the basis of your extract, choose the correct option with reference to the statement as per the author. क्या है? As if they had a tradition to stay barefoot. As if they had a tradition to stay barefoot, walking barefoot was due to their poverty. देखो ये तो आया था, ये तो मेंशन नहीं था उसमें, देखते हैं क्या है। फर्स्ट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट सेकंड कैन नॉट। बिल्कुल, एक्सट्रैक्ट से फर्स्ट तो इन्फर किया जा सकता है, सेकंड नहीं किया जा सकता है, तो प्रॉब्ली यही आंसर होना चाहिए। देखते हैं सेकंड में, अभी में क्या है, फर्स्ट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल गलत, जो किया जा सकता है। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। सेकेंड फॉल्स तो है लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा। सेकेंड इज द रीजन फॉर वन, नो, सो द करेक्ट आंसर विल बी first one. There are many more to go, but you please comment in the comment box whether it is beneficial or not, so that I will make the video accordingly. Thank you.